सामने खड़ी मुस्कुराती हुई लड़की को देखकर ही सिबेन के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। साथ ही बाकी घर वालों के भी चेहरे खिल जाते हैं। सिबेन दौड़कर उसके पास कहते हुए जाता है, मनु की बच्ची, व्हाट अ सरप्राइज, तू यहाँ आई मेरे लिए। कहते कहते सिबेन पास पहुंचा ही होता है कि तभी मनु हाथ में पकड़ा हैंडबैग खींचकर उसके कंधे पर मारती है। आओ, अबे ये क्या कर रही है? सेबेन ने दर्द से चौंकते हुए कहा। सरप्राइज के बच्चे, तुझे पिछले पूरे 1 साल में भी एक दिन भी याद नहीं आई मेरी मतलबी कहीं के। कहते हुए उसने फिर से बैग सेबेन के दूसरे कंधे पर मारा। सेबेन उससे मार खाते हुए बस पीछे हटता जा रहा था। सारे लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे और तन्वी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। बस 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 मेरी माँ, ये बोरिया बिस्तर लेकर आई है, मतलब आज तो तू वापस जाएगी नहीं, तो बाकी का हिसाब रोज रोज थोड़ा थोड़ा बराबर कर लियो। अभी के लिए बहुत हो गया तेरा। सेबेन ने मनु की मार से बचते हुए कहा। मनु ने एक बैग और मारते हुए कहा, ब्रिलियंट एडवाइस है तेरी, पर मैं नहीं मानूंगी। आज ही तेरी सारी अकल ठिकाने लगाऊंगी। यूएसए से वापस के आया तूने एक फोन, हाँ एक फोन नहीं किया। अरे फिर शुरू हो गया तुम दोनों का मान भी बेटा। काम तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो इस बंदर की अक्ल ठिकाने लाकर, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। तुम भी तो थक गई हो, चलो पहले फ्रेश होकर कुछ खा लो, क्योंकि अब तो तुम यहीं हो ना, तो रोज थोड़ी थोड़ी अक्ल ठिकाने लाना इसकी। अनामिका ने आकर बीच बचाव करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मनु मुस्कुराई और सिबेन को देखते हुए बोली, बच गया तू आज। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, उसने चहक कर अनामिका और अनूप से कहा। हाय माय ब्यूटीफुल, निधि ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। हेलो माय क्यूटी ब्यूटी, कहकर मनु ने निधि को खुद से अलग किया। उन लोगों से दूर खड़ी तन्वी मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। सबके बीच से मनु की नजर उस पर गई तो उसने उसे गौर से देखते हुए बोला, इन सबको तो मैं जानती हूँ, तुम कौन हो? तन्वी ने नहीं सोचा था कि मनु सीधा उससे ही सवाल कर लेगी, इसीलिए वो चौंक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। ये सेबेन की दोस्त है, तन्वी कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, अनामिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ मनु को बताया। ओ ओ, इसका मतलब आंटी आपके घर में एक दिन में दो दो गेस्ट आ गए, मनु ने हंसते हुए कहा। नहीं, कोई गेस्ट नहीं, तुम भी हमारी अपनी हो और ये भी हमारी अपनी है। अनामिका के मुंह से तन्वी के लिए अपना शब्द सुनकर सेबेन और तन्वी दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गईं, पहले चलकर तुम दोनों फ्रेश हो लो, बाकी की बातें बाद में करना। लंच के कुछ वक्त बाद मनु निधि और अनूप से बैठकर बातें कर रही थी। अनामिका किचन में थी। तन्वी नीचे आई। उसने अनूप और निधि को बिजी देखा तो वो किचन में चली गई, पर अनामिका को किचन में देखकर वो चौखट पर ही रुक गई। अनामिका ने एक बार उसे देखा और फिर अपना काम करते हुए बोली, तुम अंदर आ सकती हो। उसकी बात सुनकर तन्वी अंदर चली गई। अनामिका ने कपों में चाय छानते हुए कहा, इतने से दिनों में बहुत कुछ हो गया तुम्हारे साथ। वैसे अब कैसी हो तुम? तन्वी, जी आंटी ठीक हैं हम। अनामिका, हम। ये लो चाय, सबको दे दो बाहर। जी आंटी कहकर तन्वी चाय की ट्रे लेकर बाहर आ गई और सबको चाय दी, पर सिबेन वहां नहीं था। उसकी तलाशती हुई नजरों को देखकर मनु बोली, अरे तन्वी, वो बंदर सोने गया था अपने कमरे में, वहीं जाकर दे दो ना। यहाँ नीचे आएगा और फिर वही अपनी सड़ी सी शक्ल बनाकर बैठ जाएगा, तुम उसे उसके कमरे में ही रहने देना। हाँ बेटा, उसे चाय ऊपर ही दे आओ, अनूप ने उसे सोच में डूबा हुआ देखकर कहा। सिबेन अपने कमरे में अपनी पीठ पर लगे एक घाव को रुई और एंटीसेप्टिक से साफ करने की कोशिश कर रहा था। उसे जैसे ही किसी के आने की आहट हुई वो तुरंत पलट गया। कमरे पर खड़ी तन्वी को देखकर वो हैरानी से बोला, तन्वी तुम? तन्वी ने भी झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। आई एम सॉरी। उसे देखकर सिबेन को हंसी आ गई, पर तन्वी से गुस्सा होने की वजह से उसने अपनी हंसी छुपाते हुए बेड पर पड़ी टी शर्ट उठा ली। अपने आप को उससे ढकते हुए बोला, क्या काम है? तन्वी ने आंखें खोलीं और अंदर आकर टेबल पर चाय रखती हुई बोली, वो आंटी ने चाय भेजी है और आपको सबने नीचे बुलाया है। सिबेन, मुझे? तन्वी, हम। सिबेन, झूठ मत बोलो, मुझे पता है किसी ने मुझे नीचे नहीं बुलाया, और वो आई है ना सबकी लाडली, उसने तो पक्का ये कहा होगा कि मुझे यहीं रहने दो। तन्वी ने धीरे से मुस्कुराया तो सिबेन ने आगे कहा, देखा, मुझे पता था। तुम अभी नीचे जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ।
तन्वी पलटने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र सिवेन के पीछे आईने पर गई। जल्दी जल्दी में टी शर्ट पहनने की वजह से आगे तो पूरी आ गई थी, पर पीछे सिवेन की पीठ पर लगा वो घाव साफ नजर आ रहा था। तन्वी ने हैरानी से कहा, सिवेन। उसने उसे पीछे पलटाते हुए उसका घाव देखा और बोली, ये इतना गहरा घाव ये कैसे लगा आपको? सिवेन, कुछ नहीं, वो छोटा सा है बस, ज्यादा आप सुधरेंगे नहीं, छोटा सा है ये। तन्वी ने उसकी बात काटते हुए कहा। एक एक ड्रॉर को खोलकर बंद करते हुए बड़बड़ाते हुए उसने कहा, अभी अभी इतने बड़े हादसे से निकले हैं, 1000 बार कहो कि ध्यान रखने को, लेकिन नहीं, कोई असर ही नहीं है। बस लड़ने भिड़ने को कह दो। यही तो रखा था, कहाँ गया यार, कहाँ गया फर्स्ट एड? यही तो, ये है। उसे ड्रॉर में ढूंढता देखकर सिबेन ने बेड पर रखे फर्स्ट एड की तरफ इशारा करते हुए कहा। तन्वी ने उसके हाथ से गुस्से में एंटीसेप्टिक ली और उसे पीछे करते हुए उसकी पीठ के घाव को साफ करने लगी। एंटीसेप्टिक की छुअन से सिबेन की पीठ सिहर गई। तन्वी ने ये देखा तो धीरे धीरे फूंकते हुए उसके घाव को साफ कर उस पर क्रीम लगा दी। इसे थोड़ी देर खुला रखिएगा और शाम को एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। सिबेन ने उसे देखते हुए कहा। तुम कुछ भूल रही हो तन्वी। तन्वी ने नासमझी में उसे देखते हुए कहा। सिबेन, मैं खुद डॉक्टर हूँ। तन्वी को उसकी आवाज़ सुनकर हंसी आ गई। हाँ, आप डॉक्टर हैं और ठीक से ये एंटीसेप्टिक भी अपने घाव पर नहीं लगा पा रहे थे। एक बार किसी और डॉक्टर को दिखा लेंगे तो हम आपकी डिग्री पर शक नहीं करेंगे। आपकी चाय ठंडी हो गई है, आप बैठिए, हम दूसरी लेकर आते हैं। वो सिबेन के पास से निकलकर जाने लगी। तभी सिबेन बोला, इतना प्यार करती हो तो एक बार कह क्यों नहीं देती हो? उसकी बात सुनकर तन्वी रुक गई। कुछ देर में उसने कहा, हम आपसे प्यार नहीं करते सिबेन, और आप भी जो हमसे करते हैं वो प्यार नहीं है, बस हमदर्दी है। तन्वी जाने लगी, तब सिबेन ने उसका हाथ पकड़ा और अपने सामने लाते हुए बोला, किस हक से तुमने मेरे प्यार को हमदर्दी बोला? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम झूठ बोलोगी बार बार और मैं मान लूंगा? कब तक तुम ऐसे ही झूठ बोलकर मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी? एक दिन तो तुम ये झूठ बोलते बोलते थक जाओगी और उस दिन तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तन्वी ने अपने आप को उसके हाथों की पकड़ से छुड़वाया और आगे आते हुए बोली, क्यों करना है आपको हमारा इंतजार? आपको इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती कि हम आपके काबिल नहीं हैं? टूटे हुए तारों को तो ये आसमान भी अपने दामन में पनाह नहीं देता, फिर हम तो बिखरे हुए हैं। चांद की ख्वाहिश मुझे भी नहीं है तन्वी। मेरे लिए टूटा हुआ तारा ही काफी होना चाहिए, बस वो मेरा होना चाहिए और तुम मेरी हो। सिबेन ने बिना पीछे पलटे तन्वी की बात का जवाब दिया। तन्वी, नहीं सिबेन, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा, इसलिए प्लीज समझ जाइए और अपनी जिद छोड़ दीजिए। इतना कहकर तन्वी वहां से चली जाती है। अनामिका, जो सिबेन को कॉफी देने आई थी, दरवाजे के पास से उसने सिबेन और तन्वी की सारी बातें सुन ली। तन्वी को आता देखकर वो वहां से चली गई। सिबेन भी गुस्से में नीचे आया और बाहर चला गया। उसे ऐसे गुस्से में देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। शाम को सिबेन अस्सी घाट की सीढ़ियों पर बैठा सामने देख रहा था, जैसे उसके सारे सवालों के जवाब यही इसी घाट के पानी में छिपे हों। तभी उसके बगल में आकर किसी के बैठने से उसका ध्यान टूटा। तू? सिबेन ने हैरानी से कहा। हाँ भाई, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। तू यहाँ क्या कर रही है? सिबेन ने फिर से सामने देखते हुए पूछा। निधि, अगर भाई प्रॉब्लम में हो तो बहन उसके पास पहुंची जाती है, और आपका और मेरा रिश्ता तो है ही ऐसा भाई कि आपकी प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा मुझे और मेरी प्रॉब्लम्स मुझसे ज़्यादा आपको अफेक्ट करती हैं। इसीलिए तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने आई हूँ। सिबेन ने नीरस भाव से कहा। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है निधि। निधि, तन्वी दी से लड़ाई हुई? सिबेन ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और फिर खींच कर बोला, यार उसकी प्रॉब्लम मुझे समझ ही नहीं आती, क्या चाहती है वो? अब तो सब ठीक हो गया है ना, वो वीरेंद्र भी जेल में है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची। अब भी वो मुझसे नहीं बता रही कि वो मेरे लिए क्या फील करती है, मुंह से नहीं कहेगी कि मुझसे प्यार करती है और हरकतें ऐसी करेगी कोई भी बता दे कि उसका मेरा क्या रिश्ता है। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इसलिए भाई क्योंकि वो डरती हैं और वो आपके लिए डरती हैं। वो जिस सिचुएशन से निकल कर आई है ना, कोई भी होता ऐसा ही करता शायद। आपने बताया था ना कि उन्होंने सबको खो दिया
और जाने अनजाने वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती हैं। इतने सारे रिश्तों को खोने के बाद कोई भी इंसान नए रिश्ते बनाने से घबराएगा। वो डरती हैं इस बात से उनका पास्ट कहीं आपके फ्यूचर के लिए मुश्किलें खड़ी ना कर दे। हमारी सोसाइटी ही ऐसी है भैया, यहाँ लोग कैंडल लेकर सड़कों पर आ जाएंगे, पोस्टर और बैनर्स के साथ नारे भी लगाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि जिस लड़की के लिए वो ये नारे लगा रहे हैं, क्या उसी को अपने घर की बहू बनाएंगे, तो उनमें से एक भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ अगर एक लड़की की इज्जत जाती है ना, तो वो भी जिम्मेदार उसी को समझा जाता है। तनविधि जानती हैं, अगर उन्होंने आपसे शादी की तो ये सोसाइटी वाले आपकी पूरी फैमिली का जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए वो डरती हैं आपसे रिश्ता जोड़ने में। सिबेन, पर मैं तो नहीं डरता ना किसी से। मुझे समझदार सोसाइटी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस लड़की को इज्जत दे सकते हैं जो कई सारे रिलेशनशिप के बाद वापस आ पास्ट कहकर किसी और से शादी कर लेती हैं, पर उस लड़की को बुरी नज़रों से देखते हैं जिसकी इज्जत इसी सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने बर्बाद कर दी। मुझे समझ ही नहीं आता कि शादी दो लोगों के बीच होती है ना, उन्हीं दोनों को सारी उम्र साथ में रहना होता है, तो ये सोसाइटी बीच में कहाँ से आ जाती है। मुझे नहीं पता यार, मैं क्या करूं। मुझे बस इतना पता है कि तन्वी के बिना मेरी लाइफ फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी पिछले 6 सालों तक थी, और मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहता जहाँ से तन्वी की वजह से निकला हूँ। निधि ने सोचते हुए कहा, तो आप एक काम करो भाई, तन्वी दी डरती है ना सोसाइटी, फैमिली, इन सब से, तो आप उनके डर को डर से हराओ। सिबेन, मतलब निधि, देखो भाई, आपके उनके इन डरों से भी बड़ा डर उन्हें देना होगा। और जानते हो उनका सबसे बड़ा डर क्या है? सिबेन, क्या? निधि, आपको खो देने का डर। सिबेन, तो तेरा मतलब है कि मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाऊं? निधि, अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। आपको बस तन्वी दी को ये महसूस कराना है कि आप उनसे हमेशा के लिए दूर होने वाले हो। सिबेन, तो ये भी बता दो कि ये कैसे करना है। निधि, आप किसी और से शादी कर लो। सिबेन, बकवास बंद कर। निधि, अरे मतलब तन्वी दी को दिखाने के लिए आप कह दो कि आप किसी और से शादी के लिए रेडी हो। बस फिर देखो आप, जैसे जैसे तन्वी दी को लगेगा कि आप पर से उनके सारे हक खत्म हो रहे हैं और अब आप किसी और के हो जाओगे, वो ना आपको खोने के डर से सब कुछ बता देंगी आपको खुद ही। सिबेन, पागल है तू, उसको जरा सा भी ये लगा ना कि मैं किसी और के साथ खुश हूँ तो खुद पीछे हट जाएगी। वो लोगों की बंदरियां अलग होती हैं यार, पर मेरी वाली अनोखी है, कहकर उसने रोनी सूरत बनाते हुए अपना माथा अपने हाथ पर टिका लिया। निधि, हम तो ये है। अरे आप ना एक काम करो, फिर आप उनको ऐसा दिखाओ कि आप मजबूरी में शादी कर रहे हैं, मतलब आपकी खुशी उन्हीं के साथ है, पर उनके चुप रहने की वजह से ये शादी आपको करनी पड़ रही है और किसी भी और से शादी करके आप खुश नहीं रहोगे। सिबेन ने झट से निधि की तरफ देखा, और लड़की कहाँ से लाऊंगा? निधि, अरे आप माँ को एक बार जता दो कि आप शादी के लिए तैयार हो, फिर देखो अपने दरवाजे से अगले मोहल्ले तक की लड़कियां ही लड़कियां दिखेंगी। हर टाइप हर कैटेगरी की लड़की खड़ी कर देंगी माँ, और उस लड़की से सब पहले से ही बता दीजिएगा ताकि उसको हर्ट ना हो। सिबेन ने निधि को कसकर गले लगाते हुए कहा, हम मेरी छोटू बहन हो तेरी तरह यार, आई लव यू सो मच। तू ना होती तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। निधि ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, हम बस करो भाई, मेरा दम घुट रहा, बड़े आए मुंह फुलाकर बैठ जाते हो छोटी छोटी बात पर। चलो अब घर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। निधि और सिबेन घर पहुंचे। घर के बाहर ही निधि को एक कॉल आया। वाट, बेट बेट मैं आ रही हूँ, उसने फोन पर किसी की बात सुनते हुए कहा। सिबेन, क्या हुआ? भाई आप जाओ, वो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड से बहुत टाइम से मिली नहीं ना, तो वो सबके सब मुझे सरप्राइज देने यहीं आ गए हैं। आप घर जाओ, मैं उन्हें मिलके आती हूँ। यहीं पास में जो कैफे है वो सब वहीं वेट कर रहे हैं मेरा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सिबेन, अच्छा ठीक है, तू जा और जल्दी आ जाना। सिबेन घर के अंदर आया तो सोफे पर अनामिका और अनूप उसी का इंतजार कर रहे थे। वो उनसे बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा तो अनामिका ने उसे बुलाया और कहा, सिबेन इधर आ। उसकी बात सुनकर सिबेन उसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्या हुआ माँ?
अनामिका ने सेबेन को सोफे पर बैठाते हुए कहा, बैठ इधर, तुझसे कुछ बात करनी है। सेबेन देख, मैं तेरे लिए कोई फैसला नहीं ले रही हूँ और न ही तुझसे उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात मान ले। बस एक बार बिना गुस्सा किए मेरी बात सुन ले। तुझे ना अच्छी लगे तो तू साफ साफ मना कर देना। सेबेन ने उसकी बात काटते हुए कहा, आप मेरी शादी की बात करना चाहती हैं ना अनामिका? वो राजीव भाई साहब का फोन आया था आज। बातों बातों में उन्होंने मनु की शादी की बात कही। वो चाहते थे कि उसकी शादी यहीं इंडिया में कहीं हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक बार तुझसे पूछ लूं, क्योंकि मनु तेरी अच्छी दोस्त है। तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। मतलब तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वही होगा जो तू चाहता है। सिबेन की नजर सामने से आती हुई तन्वी पर पड़ी तो उसने अनामिका की बात को काटते हुए कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ माँ। उसकी कही बात सुनकर सब हैरान रह गए। आपने मनु से पूछा? अनामिका, हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो खुश है उसका रिश्ता तेरे साथ जुड़ने से। सिबेन ने तन्वी को सुनाते हुए आगे कहा, मैं जिससे शादी करना चाहता था उसे मेरा हाथ थामने में डर लगता है। मैंने सब कुछ किया उसके हर डर को खत्म करने के लिए, पर इस डर को उसे खुद ही खत्म करना होगा। दोबारा प्यार मुझे होगा नहीं, पर मैं अपने मतलब के लिए आपकी और पापा की फीलिंग्स को बार बार हर्ट नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बस मेरी एक शर्त है अनामिका। शर्त? सेबेन ने उठते हुए कहा, ये शादी जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी करवा दीजिए, इससे पहले मेरा इरादा कमजोर पड़ जाए। ये कहकर वो वहां से चला गया। तन्वी की आंखों में आंसू भर आए थे, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछा और चेहरे पर मुस्कान ले आई। निधि घर आई तो उसे सबके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान दिखी, खासकर अनामिका के। मनु ने निधि को देखा तो उसके पास आकर बोली, अरे क्यूटी ब्यूटी, तुम कहाँ से आ रही हो? निधि ने अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं दी, वो बस। तब तक उसे टोकते हुए अनामिका ने कहा, दी नहीं भाभी बोल। ये सुनकर निधि हैरान रह गई। मतलब? अनामिका, मतलब ये कि सिबेन ने मनु से शादी के लिए हाँ कर दी है। निधि समझ गई, ये उसकी ही दी राय का नतीजा था। मैं अभी आई, कहकर निधि जल्दी से भागते हुए सिबेन के कमरे में गई। उसने दरवाजा खोला तो सिबेन बेड पर बैठा था। उसके दोनों पैर अपने आप ही कंपन कर रहे थे और चेहरे पर घबराहट थी। निधि को देखते ही वो खड़ा होकर उसके पास आ गया। भाई ये क्या? निधि ने सवाल किया। सिबेन, यार उस वक्त तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया। तेरा दिया हुआ आइडिया मेरे दिमाग में था और आते ही माँ ने ये बात रख दी। तन्वी को देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया था उस वक्त। फिर ये लगा कि मनु तो मेरी दोस्त है, उसे समझा दूंगा। पर निधि, पर क्या भाई? सिबेन ने उदास होकर कहा, सब गड़बड़ हो गई यार। मनु से बात करने गया था तो जानती है क्या हुआ? निधि, क्या? सिबेन, उसने मुझे गले लगाकर कहा कि वो मुझसे बचपन से शादी करना चाहती थी। वो मुझसे शादी करने के बाद से ही इतनी एक्साइटेड और खुश है कि मुझसे उससे ये सब नहीं कहा गया। निधि, अच्छा, तन्वी दी पर असर हुआ इस बात का? सिबेन, हुआ ना। उसकी बात सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ ही रही थी, तभी सिबेन ने अपनी बात पूरी की। इतना असर हुआ कि मुझसे कह रही थी कि मनु दी आपकी बचपन की दोस्त हैं, आपके स्टैंडर्ड की हैं, आपको समझती हैं, आपकी हर पसंद नापसंद जानती हैं, तो आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। और देखो, अब जाकर माँ की हेल्प कर रही है तैयारियों में। यार मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। निधि भी परेशान होकर बेड पर बैठ गई। तो अब आप क्या करोगे भाई? कुछ देर तक सोचने के बाद सिबेन ने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है तन्वी करेगी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो? निधि ने सिबेन की बात को पूरा करते हुए कहा, तो मैं ये शादी कर लूंगा। सिबेन ने गुस्से से कहा। निधि, ये क्या बोल रहे हो भाई? सिबेन, हाँ यार, बहुत हो गया अब। मेरे सर पर बहुत बोझ फील होता है यार, माँ की खुशियों का, पापा की उम्मीदों का। वो पिछले 4 साल से मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। मुझसे बार बार उनके उतरे हुए चेहरे नहीं देखे जाते। अब तो एक और बोझ आ गया, मनु की फीलिंग्स का। इन सब में अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है यार अपने प्यार के लिए लड़ने की। मैंने तन्वी का हर कदम पर साथ दिया, पर अब उसकी बारी है। और अगर उसने अब हमारे प्यार के लिए कुछ नहीं किया तो मैं ये शादी कर लूंगा, कहकर वो चला गया। बाहर जाते ही उसने देखा कि उसकी शादी की तारीख निकालने पंडित जी आए हैं। वो अपना काम कर ही रहे थे। इतने में सिबेन उनके पास आया और बोला,
पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके शादी की डेट उतनी जल्दी ही निकालिएगा। ये सुनकर उन्होंने उसे एक बार घूरा और फिर अपनी किताब में कुछ देखकर बोले, भाभी जी, सबसे जल्दी का मुहूर्त तो 2 दिन बाद का है, क्योंकि इस बार बहुत सालों बाद ये योग बना है कि 10वीं और 9वीं एक साथ पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत शुभ हैं। पर आप इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे। उनकी बात को काटते हुए सिबेन बोला, वो हम देख लेंगे पंडित जी, पर शादी 2 दिन बाद ही होगी। मनु के पास आकर वो बोला, तुझे कोई प्रॉब्लम है? मनु उसे देखकर थोड़ा हैरान थी, पर फिर उसने नामे से रहला दिया। अनामिका और अनूप को भी उसका व्यवहार हैरान कर रहा था। दूसरे दिन से ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। सिबेन अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा तन्वी बहुत सारे फूलों के बीच बैठी कुछ लोगों से बात कर रही थी। उसके हाथों में फूलों की लड़ियां थीं, जिन्हें लेकर वो उन लोगों से कुछ डिस्कस कर रही थी। सिबेन उधर गया तो तन्वी उसे देखकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी वहां बैठी एक लड़की ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, सर आइए ना, आप भी बताइए कि आपको अपने मंडप में रेड येलो कॉम्बिनेशन चाहिए या पिंक बेस में या फिर कुछ न्यूड बेस जैसा आजकल चल रहा है। सिबेन ने गुस्से से कहा, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, सब इनकी मर्जी से हो रहा है, यहाँ मेरी मर्जी का कुछ नहीं है, तो कलर डिसाइड करके क्या करूँगा। और वो आगे से निकलकर जाने के लिए जैसे ही तन्वी के पास से गुजरा, उसने गुस्से में एक बार उसकी तरफ देखा और फिर उनके बीच रखी फूलों से भरी टोकरी को नीचे गिराकर वहां से चला गया। वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया। एक दिन ऐसे ही कट गया। घर पूरी तरह से सज चुका था। सिबेन के मना करने की वजह से अनामिका ने सिर्फ हॉस्पिटल के उसके कुछ दोस्तों और कुछ खास लोगों को इनवाइट किया था। ये दिन भी ऐसे ही गुजर गया और शाम हो गई। सिबेन आज पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। शाम हुई तो तन्वी को कुछ सामान हाथ में लेकर छत पर जाने लगी, तो जैसे ही सिबेन के कमरे से बाहर से गुजरी, उस कमरे का दरवाजा खुला और सिबेन ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। तन्वी ने देखा वो बहुत गुस्से में था। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, सिबेन ये सब क्या है? छोड़िए, किसी ने देख लिया तो देख लेने दो, मुझे तुम्हारी तरह किसी से डर नहीं लगता। उसने तन्वी को दीवार से सटाकर उसके पास आते हुए कहा, तन्वी कल मेरी शादी हो रही है। तन्वी, हमें पता है। सिबेन ने झटके से उसे छोड़ते हुए कहा, प्रॉब्लम तो यही है कि तुम्हें पता है और तुम कुछ नहीं कर रही हो। तन्वी, हम क्या करें सिबेन? सिबेन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्लीज ये शादी रोक दो। तन्वी ने अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहा, क्या? पर हम आपकी शादी कैसे रोक सकते हैं? ये आपका फैसला है ना। आपको ही जल्दी हो रही थी ना शादी की, अब हो रही है तो हमसे रोकने के लिए क्यों कह रहे हैं? सिबेन, नहीं, मैंने तो बस इसलिए हाँ कहा था ताकि तुम जेलस हो और मुझसे बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। पागल हैं आप? तन्वी ने हैरानी से कहा, आपने शादी जैसा फैसला सिर्फ इसलिए ले लिया? और मनुदी का क्या? माँ का क्या? कितने खुश हैं वो आपकी शादी से। सिबेन ने उसे कंधे से पकड़कर अपने करीब लाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमको सबकी खुशी दिखती है सिवाय मेरे। तुम जानती हो मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। मैं किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकता सिवाय तुम्हारे। कि अब भी तुम यही कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सिर्फ एक बार अपने डर से निकलकर मेरा हाथ थाम लो। सिबेन और तन्वी एक दूसरे के इतने करीब खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वो बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके लब एक दूसरे को छूने ही वाले थे। तभी सिबेन पीछे हट गया। तन्वी को भी होश आया और वो घबरा गई। सिबेन ने हाथ बढ़ाकर उसके पीछे दरवाजे को खोला और नजरें झुका लीं। तन्वी भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मनु की मेहंदी की रस्म रात में हुई। दूसरे दिन सुबह सुबह सिबेन और मनु की हल्दी की रस्म थी। अनामिका किचन में हल्दी तैयार कर रही थी। उसने बाहर से जाती हुई तन्वी को देखा तो बुला लिया। जी आंटी, तन्वी ने कहा। अनामिका ने सामने रखी हल्दी का कटोरा तन्वी के हाथ में देते हुए कहा, ये लो, ये सिबेन के नाम की हल्दी है। मनु की तरफ से तुम सारी रस्में पूरी कर रही हो ना, तो ये संभाल कर ले जाना, ध्यान रखना उससे पहले ये किसी और को नहीं लगनी चाहिए। और उसकी तरफ से जो हल्दी, वो मैं तैयार। उसकी बात को काटते हुए तन्वी बोली, आंटी वो हमने पहले ही तैयार करके बाहर रखवा दी है। उसकी बात सुनकर अनामिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, इसे संभाल कर ले जाओ। तन्वी हल्दी लेकर बाहर आई
तो उसे सामने से सिबेन हल्के पीले रंग के कुर्ते और सफ़ेद पैजामे में कुर्ते की बाजू फोल्ड करके आता हुआ दिखा। वो बिना उससे नजरें मिलाए वहां से निकल जाना चाहती थी, पर सिबेन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, खुश हो ना मेरी बर्बादी की तैयारी करके। उसकी बात सुनकर तन्वी ने उसे देखा। तन्वी ने तो अपनी आंखों का हाल काजल से छुपा लिया था, पर सिबेन की आंखों की लाली रात भर उसकी आंखों से बहे आंसुओं का हिसाब दे रही थी। सिबेन ने आगे कहा, मैंने अपनी किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है तन्वी। अब जो भी होगा वो तुम्हारी मर्जी समझकर मान लूंगा मैं। उसने तन्वी के हाथ में ली हल्दी के कटोरे से थोड़ी हल्दी ली और कहा, आज चाहे जो हो, पर मेरा रंग सिर्फ तुम पर चढ़ सकता है। कहकर उसने हाथ में ली हल्दी उसके गाल पर लगा दी। तन्वी ने उसे हैरानी से देखा और वो मुस्कुराकर वहां से चला गया। तन्वी की आंखों में आंसू थे। सिबेन बेमन से हल्दी की रस्म में आया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर निधि उसके पास आई और उसके कान में बोली, भैया ये हल्दी तन्वी दी ने तैयार की है। आप यही सोचकर थोड़ा स्माइल कर लो कि उनके नाम की ना सही, उनके हाथों की दी हुई हल्दी लग रही है आपको। पर सिबेन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देखते देखते शाम हो गई थी और शादी का वक्त आ गया। सिबेन और मनु मंडप में बैठे थे। सिबेन के दोस्तों में हॉस्पिटल से धरा, कावेरी, पुलकित और कुछ लोग आए थे। मनु के पापा राजीव जी भी आ चुके थे। थोड़े बहुत लोग और थे बाहर से। कभी कभी पटाखों की आवाजें आ रही थीं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सिबेन और मनु दोनों की ही नजर किसी को ढूंढ रही थी। सिबेन बीच बीच में निधि की तरफ देख रहा था और मनु अनामिका को। निधि सिबेन की बेचैनी समझ ली और वो तन्वी को ढूंढने चली गई, पर काफी देर तक उसके ना लौटने पर सिबेन की बेचैनी और बढ़ गई। वो इधर उधर देखने लगा। मनु के चेहरे पर भी एक अजीब सी घबराहट थी। पंडित जी, अब कन्यादान के लिए लड़की के पिता आए। बेटा तुम दोनों अपने दाएं हाथ को एक दूसरे पर रखो। उसकी बात सुनकर सिबेन और मनु के चेहरे की घबराहट और बढ़ गई। सिबेन को जब आसपास निधि या तन्वी में से कोई नहीं दिखा तो उसने सोच लिया कि वो ये शादी यहीं रोक देगा। वो खड़ा होने जा ही रहा था। इधर मनु ने अनामिका की तरफ घबराए हुए चेहरे से आंखों आंखों में कुछ सवाल किया, तो अनामिका ने भी परेशान होकर हामी सर पलके झुका दी। मनु के चेहरे पर राहत आई। सिबेन बीच में ही खड़ा होने जा रहा था, तभी निधि की जोर से चीखने की आवाज आई, भाई। वो दौड़ते हुए वहां आई। उसे देखकर सब हैरान थे। सिबेन जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ, क्या हुआ निधि। निधि के घबराए हुए चेहरे को देखकर सिबेन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मनु भी खड़ी हो गई। निधि बोल, क्या हुआ। अनामिका ने उसके पास आकर कहा। निधि की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने रोते हुए कहा, वो तन्वी दी को ले गए भैया, और जोर से रोने लगी। सिबेन कुछ पल के लिए बिना हिले उसकी बात सुनकर खड़ा रहा। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हो गए। उसने अपने सर पर बंधी पगड़ी उतारी और वहीं गिराकर जल्दी से निधि के पास आया। क्या बोल रही है तू, कौन ले गया उसको, कहाँ है वो। निधि क्या हुआ है बता। निधि ने रोते हुए कहा, भैया वो मैं तन्वी दी को ढूंढने गई थी, तभी मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने तन्वी दी को घर के बाहर लाइट्स ना जलने के बारे में बताया था और वो वही चेक करने बाहर गई थी। मैं भी उन्हें देखने बाहर चली गई और वहां मैंने देखा कुछ लोगों ने जबरदस्ती तन्वी दी को गाड़ी में बिठाया और वहां से चले गए। और कहते कहते वो रोने लगी। सिबेन बिना कुछ समझे वहां से बाहर निकलने लगा। तभी उसको कॉल आया, हेलो हेलो सिबेन, तन्वी घर पर ही है ना। दूसरी तरफ से ऋषभ की आवाज आई। वीरेंद्र और विशाल को जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और तभी पुलिस वैन पर हमला हुआ और उन्हें वहां से भगा ले जाने में उसके लोग कामयाब हो गए। मैं अभी अभी बनारस लौटा हूँ। प्लीज तन्वी को कहीं निकलने मत देना और तुम भी बाहर मत जाना। सिबेन ने उसकी बातें सुनकर उसे सब बताया और वहां से निकल गया। बाहर आकर सिबेन ने सड़क पर बने गाड़ी के पहियों के निशान देखे और उन्हीं के पीछे निकल गया। कुछ ही देर में ऋषभ भी वहां पहुंचा। निधि ने उसे बताया कि सिबेन के मोबाइल में मोबाइल ट्रैकर है जिससे उसकी लोकेशन चेक की जा सकती है। तन्वी का सर बहुत भारी था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा उसे एक अंधेरे कमरे में किसी खंबे से बांध रखा गया था। आसपास में उसे माँ दुर्गा के गानों की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके जागने के कुछ देर बाद उस कमरे में हल्की रोशनी हुई
तो उसने सामने देखा वीरेंद्र विशाल और कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। विशाल आगे आया और तन्वी के पास आकर बोला, क्या सोचा था कि हमें जेल करवा दोगी तो बच जाओगी? अरे इतना आसान है विशाल सिंह को कैद करना। अब तुम भी मरोगी और तुम्हारे साथ वो सिबेन, उसके बाद उसका पूरा खानदान भी। हमसे उलझने वालों को खाक कर देने की आदत है हमें। जैसे वो ध्रुव को खत्म कर दिया, ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारेंगे तुम्हें और उस सिबेन को भी। तुम्हें ढूंढते हुए वो यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा। आने दो उसे यहाँ। तुम्हारी लाश को देखकर उसका जो हाल होगा, वो बदला होगा उसका, जो तुम दोनों ने हमारे साथ किया। उसके पीछे खड़ा वीरेंद्र आगे आ गया और मूंछों पर ताव देते हुए बोला, अब तक तुम्हें जिंदा छोड़ने की एक ही वजह थी, उस ध्रुव की वो कंप्लेंट जो हमको जेल पहुंचा सकती थी। लेकिन अब तो हम जेल के बाहर भी आ गए और जानती हो इसके बाद बड़ी आसानी से इस देश से बाहर चले जाएंगे। इतना आसान समझे हो क्या रूलिंग पार्टी के एमएलए को जेल में रखना? इसलिए तुम्हारा किस्सा खत्म करके हम आराम से यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। विशाल ने अपने पास खड़े लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने विशाल के हाथ में चाकू रख दिया। उसे लेकर वो तन्वी की तरफ बढ़ा। तन्वी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चाकू उसके पेट के पास पहुंचा ही था, तभी किसी ने विशाल का हाथ पकड़ा। विशाल ने देखा सामने सिबेन खड़ा था। उसने विशाल को जोर से धक्का दिया तो वो दूर जा गिरा। उसके बाकी गुंडे जो उसकी तरफ बढ़े, सिबेन से उनकी भी हाथापाई हुई। कुछ देर में वहां ऋषभ भी आ गया। कुछ देर चली लड़ाई के बाद वीरेंद्र और विशाल के गुंडों पर पुलिस भारी पड़ी। उन्हें फिर से ऋषभ ने गिरफ्तार कर लिया। वो हारे हुए खिलाड़ियों की तरह सामने खड़े थे, पर उनकी आंखों में गुस्सा अभी भी बाकी था। ऋषभ, आई एम सॉरी सिबेन, हमारे डिपार्टमेंट की इन्हें भगाने से रोकने की नाकाम कोशिश की वजह से तुम्हें और तन्वी को इतना कुछ झेलना पड़ा। बट आई प्रॉमिस इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इनकी सजा की उम्र भी बढ़ जाएगी। जेल से भागने और किडनैपिंग जैसे केस में ऋषभ वहां से उन्हें ले जाने लगा तो सिबेन ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट सर। ऋषभ रुक गया। सिबेन, इन्हें सजा देने का हक उसे भी जिसके साथ इन्होंने आज तक इतना कुछ किया। इनकी वजह से तन्वी और तन्वी जैसी हजारों लड़कियों के मन से डर का भाव जिंदगी भर खत्म नहीं हो पाता। कुछ भी हो, पर इनका डर जब तक तन्वी के मन में रहेगा तब तो उसे ऐसा ही नहीं लगता कि इसकी अच्छाई में इनकी बुराई से ज्यादा ताकत है। वो तन्वी के पास आया और बोला, जाओ तन्वी, तुम्हें इन्हें खुद सजा देनी होगी, ये तुम्हारा हक है तन्वी। तन्वी अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। सिबेन ने उसका हाथ पकड़कर बोला, जब तुम मेरे लिए इनका सामना कर सकती हो तो फिर आज खुद के लिए क्यों नहीं? याद करो वो हर एक पल जब इन्होंने तुम्हें दर्द पहुंचाया, जो तकलीफें उन्हें पहुंचाई, उन सब की सजा इन्हें देने का हक है तुम्हें। तन्वी का हाथ पकड़कर उसने विशाल और वीरेंद्र की तरफ बढ़ाया। तन्वी उनकी तरफ बढ़ी तो उनके सामने ऋषभ आ गया। ऋषभ को देखकर सिबेन ने कहा, प्लीज ऋषभ, उसे ये करने दो, उसका ये हक है। ये देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक लड़की को अपने साथ गलत करने वाले को सजा देने के लिए पुलिस और कानून से आस लगानी पड़ती है, कानून के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, जबकि उसके साथ गलत करने वाले को सजा देने का हक उसे खुद मिलना चाहिए। आप तो कम से कम तन्वी से यह हक मत छीनो। ऋषभ ने तन्वी को देखा और फिर पीछे हाथ में पकड़ी बेल्ट को तन्वी के सामने लाकर देते हुए कहा, ये लो तन्वी, इन्हें सजा देने में ये तुम्हारी मदद करेगा। तन्वी ने उसके हाथों से बेल्ट ली। पास ही लगे दुर्गा पंडाल में दशहरा होने की वजह से तेज आवाज में माँ दुर्गा के गाने बज रहे थे। तन्वी ने विशाल को घूरा और अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल आ गए जब विशाल ने ध्रुव को बेरहमी से मारा था, उसे छुआ था, उसे दर्द पहुंचाया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांगी थी, पर विशाल ने उस पर कोई रहम नहीं किया। तन्वी ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर गुस्सा था। लाउड स्पीकर पर माँ दुर्गा की आरती का शंखनाद होते ही तन्वी ने अपने कदम विशाल की तरफ बढ़ाए। वीरेंद्र अभी भी पुलिस वालों की मजबूत पकड़ में था। आज तन्वी को इस तरह अपनी तरफ बढ़ता देख विशाल के पैर कांपने लगे। वो पीछे हुआ। तन्वी ने हाथ में पकड़ी बेल्ट अपनी पूरी शक्ति के साथ
उसके पैर पर मारी तो वो घुटनों पर आ गया। पांडाल में माँ दुर्गा की महाआरती शुरू हो चुकी थी। लाउड स्पीकर की आवाज के साथ साथ माँ की भक्ति में लीन भक्तों की आवाजों में आरती सुनाई देने लगी। आरती के हर बोल के साथ तन्वी के कदम विशाल की तरफ बढ़ रहे थे और वो घिसटता हुआ पीछे होता जा रहा था। तन्वी से बचते हुए वो पीछे घिसटता और गिरते पड़ते भागता हुआ अब उसी दुर्गा पंडाल के पीछे की तरफ पहुंच चुका था, जहां एक तरफ माँ दुर्गा की बड़ी सी प्रतिमा रखी थी और दूसरी तरफ रावण का गगनचुंबी पुतला। तन्वी ने आगे बढ़ते हुए उसके शरीर पर कई बार हाथ में पकड़ी बेल्ट से घाव किए। वो पीछे घिसटता हुआ रावण के पुतले के पीछे पहुंच चुका था। आरती की अंतिम पंक्तियां चल रही थीं और तन्वी विशाल को एक के बाद एक बेल्ट मारे जा रही थी। उसके शरीर के कई हिस्से अब खून बह रहे थे। रावण वध के लिए पांडाल के मंच पर श्री राम का किरदार निभा रहे बच्चे ने हाथ में धनुष उठाकर निशाना साधा और आरती के खत्म होने से पहले बाण छोड़ दिया, जो मंच से रावण के पुतले तक बंधी तार के सहारे सीधा रावण के पुतले में आग लगा और पुतला जल उठा। पुतले के पीछे तन्वी और विशाल थे। तन्वी की नजर अचानक ऊपर गई तो उसने देखा वो और विशाल रावण के पुतले की छाया के भीतर ही हैं। वो पुतला जो अब दहक उठा था और कुछ ही देर में गिरने वाला था, उसके चेहरे से गुस्सा अचानक गायब हो गया और चेहरे पर गंभीरता और चिंता आ गई। उसने विशाल को देखा जो घायल हो चुका था और जमीन पर पड़ा था। तन्वी ने जल्दी से उसे अपना हाथ दिया जिससे सहारा लेकर वो खड़ा हो पाए, क्योंकि उनके पास बचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। पर विशाल ने जैसे ही देखा कि तन्वी शांत हो चुकी है, उसने उसका हाथ पकड़ा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद उठते हुए तन्वी को वहीं जमीन पर गिरा देने की कोशिश की ताकि वो भाग सके। उसे पीछे खड़े पुतले के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। रावण का वो पुतला पीछे की तरफ गिरने लगा, पर इससे पहले तन्वी जमीन में गिरती सेबेन ने उसका हाथ पकड़ा और पुतले के उसकी ऊंचाई तक आने से पहले उसे वहां से एकदम खींचकर बाहर निकाल लिया। और पुतला विशाल को उस पुतले को चपेट में आने वाला देखकर वीरेंद्र पुलिस वालों से अपना हाथ छुड़ाकर भागा, पर वो विशाल के पास पहुंचा ही था कि रावण का वो पुतला उन दोनों पर गिरा। उसके गिरते ही उसमें लगे बचे हुए पटाखे एक साथ फूटे। आसमान में भी कई पटाखे फूटे और इन पटाखों की आवाज के साथ दूसरी तरफ से जोर की आवाज आई, सियावर रामचंद्र की जय। विशाल और वीरेंद्र रावण के पुतले की आग में जल रहे थे। आग इतनी भयानक थी कि कोई भी पुलिस वाला उसके करीब नहीं जा पाया। अपनी आंखों से अभी अभी हुआ हादसा देखकर तन्वी सेवेन की बाहों में ही बेहोश हो गई। कुछ वक्त बाद रावण के पुतले पर लगी आग बुझ चुकी थी और वहां बची थी तो बस राख ही राख। ऋषभ और सेबेन दोनों के ही चेहरे पर परेशानी थी। वो दोनों ही विशाल और वीरेंद्र को सजा दिलाना चाहते थे, पर इस तरह से नहीं। ऋषभ को सेबेन कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दिया तो वो उसके पास गया। सेबेन ने तन्वी को गाड़ी में बिठा दिया था और खुद उसी गाड़ी के बाहर खड़ा था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर ऋषभ ने पूछा, क्या हुआ सेबेन? सेबेन ने परेशानी भरे चेहरे से ऋषभ को देखा तो ऋषभ उसके मन की बात समझ गया और उसे तसल्ली देते हुए बोला, डोंट वरी सेबेन, ये सिर्फ एक हादसा था। शायद भगवान इन्हें खुद इनके किए की सजा देना चाहते थे। तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। तुम बस तन्वी को घर लेकर जाओ, वो बहुत डर गई है। सेबेन तन्वी के साथ घर आ गया। वो अभी भी बेहोश थी। उसे ऊपर के कमरे में लिटाकर वो नीचे आया। सब हैरानी से उसे ही देख रहे थे। सेबेन ने सबसे पहले मनु को देखा जो उसे घूर रही थी। वो उसके पास आया और नजरें झुकाए हुए बोला, मनु सॉरी, मैं शादी। उसकी बात काटते हुए मनु बोली, शादी? कौन सी शादी? तुम्हें अब भी शादी के बारे में सोच रहे हो? तन्वी का नाम सुनते ही जिसे छोड़ दिया था, सेबेन अब भी शर्मिंदा था, उसके सामने खड़ा था। मनु मुस्कुराई और बोली, जब प्यार तन्वी से करते हो तो मुझसे नहीं उसी से शादी करना, उसके उठते ही, ताकि इस बार तुम दोनों को कोई अलग ना कर सके। सेबेन ने उसकी तरफ देखा तो वो आगे बोली, हमारी शादी सिर्फ इसलिए थी सेबेन, ताकि तन्वी को एहसास हो सके कि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। और जानते हो, ये प्लान था आंटी का। कुछ दिन पहले मैं इंडिया आई थी। मैंने यहाँ आते ही तुम्हें फ़ोन किया और फ़ोन आंटी ने उठाया।
वो बहुत परेशान थीं। जब मुझसे बात करते करते वो रोने लग गईं। जब उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं अगले दिन यहाँ आ गई और फिर हमने ये शादी का प्लान बनाया। हमें लग रहा था शादी की रस्मों के बीच ही तुम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। पर बात मंडप तक पहुंच गई। शिवेन अनामिका के पास आया। इससे पहले वो कुछ बोलती उसने उसे गले से लगा लिया। कुछ देर में तन्वी वहां आई। शिवेन को खुश देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आई। शिवेन उसके पास आया और बोला, तन्वी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गया है। तन्वी मुस्कुराई और बोली, हम अब सब ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर आई मुस्कान गायब हो गई। शिवेन चली जाओगी मतलब कहाँ जाओगी? तन्वी डॉक्टर जैन के घर, जहाँ हम पहले रहते थे। हम वहाँ आज तक इसलिए नहीं गए क्योंकि डॉक्टर जैन के बाद उनकी पत्नी अकेली रह गई थी और हम नहीं चाहते थे कि उन पर हमारी वजह से कोई मुसीबत आए। आना तो हम यहाँ भी नहीं चाहते थे, पर आपके आगे हमारी चलती ही नहीं। लेकिन अब सब ठीक है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया, इसके लिए हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, आप सबने हमें इतना अपनापन दिया जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसके लिए हम कभी आप सबको भूल नहीं पाएंगे। चलते हैं, कभी हमारी कोई भी जरूरत हो तो बताइएगा। तन्वी पलटी और उसकी आंखों से आंसू बह गए और फिर वहां से चली गई। तन्वी उसे रोकने के लिए अनामिका आगे बढ़ी तो शिवेन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जाने दीजिए माँ उसे। और फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। रात को अनामिका शिवेन के कमरे में आई तो वो बैठते हुए बोला, माँ आप। अनामिका ने उसके गालों पर हाथ लगाते हुए कहा, माँ से आंसू छिपाएगा? शिवेन की आंखों में आंसू बह गए। माँ मैं आपकी गोद में सर रख लूं? उसने भारी आवाज में पूछा। शिवेन ने उसकी गोद में सर रखा और जोर से रो पड़ा। अनामिका ने शिवेन को संभालते हुए कहा, तूने मुझे उसे रोकने क्यों नहीं दिया? मेरी बात को वो कभी नहीं टालती। शिवेन ने रोते हुए कहा, मैं हार गया माँ, उसके डर से मेरा प्यार हार गया। अनामिका ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं शिवेन, तेरा प्यार उसके डर से नहीं बल्कि मेरी ममता से हारा है। शिवेन ने असमंजस में उसे देखा। अनामिका, हाँ बेटा, तन्वी तुझसे अपने डर की वजह से नहीं बल्कि मुझसे किए गए वादे की वजह से दूर चली गई। अरे मैं तो वो वादा कब का भूल गई थी, पर आज जब जाते हुए उसने मुझे देखा तो मुझे समझ आया कि जिस वादे को मैं भूल चुकी हूँ वो अब तक उसे सच मान रही है। शिवेन, कौन सा वादा माँ? अनामिका, जब तू हॉस्पिटल में था तब मैंने उसे कहते हुए सुना कि सब उसकी वजह से हुआ है। उस वक्त मेरे मन को तुझे खो देने के डर ने काबू किया हुआ था। जब उसने मुझे अपना अतीत बताया और उसकी वजह से तू इस हाल में है, ये पता चलते ही मैंने गुस्से में उससे हम सब की जिंदगी से चले जाने को कहा और उससे वादा लिया कि तू कितनी भी कोशिश करे पर वो तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, इसलिए वो तुझसे दूर हो गई। माफ कर दे शिवेन, पर अब मैं ही इस गलती को सुधारूंगी। दूसरे दिन तन्वी ने एक छोटे से बैग में कुछ पेपर और अपनी मेडिकल रिपोर्ट रखी। डॉक्टर जैन की पत्नी उसके कमरे में आईं और बोलीं, तन्वी तुम जाओगी कहाँ? तन्वी, हम इलाहाबाद चले जाएंगे जहाँ हमारी माँ और नानी रहती थीं। हम भी उसी घर में रहेंगे, पर तुम यहाँ रह सकती हो। हाँ मैं मानती हूँ कि पहले मुझे तुमसे प्रॉब्लम थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तुम इनसे जुड़ी आखिरी इंसानी मेरे पास हो, इसलिए तुम यहाँ रहो मेरे साथ। तन्वी उसके पास आई और उसके हाथों को हाथों में लेते हुए बोली, थैंक यू सो मच, पर अब हम यहाँ रहकर आपकी या किसी और की भी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहते। हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ रहे तो शिवेन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और माँ हमें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन दोनों के बीच आने से अच्छा है हम यहाँ से चले जाएं। एक मिनट यहीं रुको कहकर डॉक्टर जैन की पत्नी अंदर गईं और कुछ वक्त में हाथ में कुछ पेपर्स लेकर बाहर आईं और तन्वी को देते हुए बोली, ये लो तुम्हारी अमानत। तन्वी, ये क्या है? उन्होंने अपने बिल में ये घर मेरे और हॉस्पिटल तुम्हारे नाम कर दिया है। तन्वी, क्या? पर हम क्यों? क्योंकि तुम उनकी बेटी हो इसलिए। ये तुम्हारा है, इसे अपने साथ लेकर जाओ। तन्वी ने कुछ सोचा और फिर कहा, अगर ये हमारा है तो हम उसे दे सकते हैं जो इसके काबिल है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा हक बस मेरे पति पर था, उनकी प्रॉपर्टी पर मैंने कभी अधिकार नहीं जताया और अब ये तुम्हारा है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम इसके साथ करो। तन्वी, थैंक यू।
अच्छा अब हम चलते हैं, कहकर उसने डॉक्टर जैन की पत्नी के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोली, अपना ध्यान रखना, कभी भी जरूरत हो तो यहाँ चली आना। माँ ना सही, एक रिश्तेदार समझकर आती रहना, मुझे लगेगा कि कोई अपना है इस दुनिया में अभी भी। तन्वी उनसे विदा लेकर पलटी तो पीछे अनामिका को देखकर उसके कदम रुक गए। आप, उसने हैरानी से कहा। अनामिका, कुछ बात करनी थी। कुछ देर में तन्वी और अनामिका एक दूसरे के सामने थे। अनामिका तन्वी के पास आई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेती हुई बोली, मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे किए गए वादे की वजह से सिबेन को छोड़कर जा रही थी, पर अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पागल, मैं तो वो वादा कब का भूल गई हूँ, और तू भी भूल जा। तन्वी ने उसकी तरफ देखा। पर आंटी, हमारा पास्ट। अनामिका, मुझे पता है सब, और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। बस उस वक्त मैं सिबेन को लेकर डर गई थी, पर अब हम सब की डर की वजह खत्म हो चुकी है। तू ये सब मत सोच। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो लड़की हमसे बिना किसी रिश्ते के हमसे सारे रिश्ते निभा सकती है, वो रिश्ता जुड़ने पर हमें कभी तकलीफ नहीं होने देगी। मेरी बहू बनोगी। तन्वी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। अनामिका, तन्वी, सिबेन वहीं तेरा इंतजार कर रहा है, जहाँ तुम दोनों के दिल को पहली बार ये एहसास हुआ था कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। अब उसे और मत सताना। मैंने उसे तेरे लिए रोता देखा है, और जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए रो सकता है ना, इसका मतलब उससे ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। तन्वी वहां से बाहर आई और ऑटो लेकर सीधा उसी घाट आई जहां से बेन ने उसका हाथ थाम कर भोलेनाथ की परिक्रमा करी थी। वो घाट के पास आई तो उसने देखा सिबेन नदी की तरफ मुंह करके खड़ा था। वो पीछे पलटा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आसमान का रंग गहरा हो रहा था। बदली में फंसी धरती से मिलने को बेचैन कुछ बूंदें अब जमीन पर आ चुकी थीं। तन्वी दौड़कर सिबेन के पास आई और कसकर उसके गले लग गई। सिबेन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे में गुम थे। उनकी आंखों से गिरी आंसू बारिश के पानी में मिल चुकी थी। एक दूसरे के अलावा उन्हें आज किसी का ख्याल नहीं था। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो आज एक हो गए थे। कुछ वक्त बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तन्वी, आज तक हमने जब भी आपसे अपने दिल की बात कही, या तो हम होश में नहीं थे या आप। वो पीछे हुई और एकदम से अपने घुटनों पर आकर दोनों हाथ फैलाते हुए बोली कि आप हमसे शादी करेंगे सिबेन, क्योंकि हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। सिबेन की आंखें भर आईं। ये पल उसकी जिंदगी में पहले भी आया था, पर तब तन्वी होश में नहीं थी। लेकिन आज उसे उसकी तन्वी मिल चुकी थी। वो भी अपने घुटनों पर बैठा और बोला, मुझे नहीं पता वाकई 7 जन्म होते हैं या नहीं, पर इस जन्म का बचा हुआ एक एक साल मैं इस एहसास के साथ बिताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ। और वैसे ही तन्वी को गले लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों को महसूस हुआ कि उनके आसपास और भी लोग आ गए थे जो उन्हें ही देख रहे थे। वो एक दूसरे से अलग हुए। उठकर उन्होंने सबको देखा और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन सब के बीच से चले गए। वो घर आए तो उन्होंने देखा अनामिका ने देविका और पंडित जी को घर पर बुला रखा है। अनामिका उन्हें देखकर बोली, अरे आ गए तुम दोनों, तुम्हारी शादी की तारीख निकाली जा रही है, शादी तो करोगे ना। उसने मजाक पर तन्वी और सिबेन दोनों ही झेप गए। शादी की तारीख 1 हफ्ते बाद की निकली। तन्वी और सिबेन की शादी की तैयारी शुरू हो गई। उनकी सगाई से एक दिन पहले तन्वी धरा, कावेरी, निधि और मनु के साथ शॉपिंग गई, जहां सिबेन उन्हें मिलने वाला था। मनु, तन्वी और धरा अभी बाहर ही थीं। कावेरी और निधि अंदर जा चुके थे। मनु भी गाड़ी पार करके अंदर चली गई। धरा ने देखा एक छोटी सी बच्ची सड़क पर अकेले चल रही थी। वो उसे सड़क के ट्रैफिक से बचाने के लिए उसके पास भागी और एक तेज रफ्तार से आती कार के सामने से वो उसे खींच पाती इससे पहले ही कार उसके सामने से गुजर गई। वो जोर से चीखी, तन्वी। उसने आंखें खोली तो देखा सामने एक 28 साल के आसपास का लड़का उस बच्ची को सीने से लगाए बैठा था, जिसे उसने उस कार के सामने से धरा के पहले ही खींच लिया था। धरा उसके पास आई और बोली, तुम? वो लड़का भी हैरानी से धरा को देखते हुए बोला, अभिनव। उसने उस बच्ची को पास में खड़ा करते हुए धरा के पास आकर कहा, कहाँ थी तुम? धरा ने पीछे हटते हुए कहा, छूना मत मुझे, कहाँ थी मैं? अरे तुम कहाँ थे जब मेरे साथ इतना सब हो रहा था?
तुम भी शामिल थे ना अपनी माँ के साथ। अभिनव, धरा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। विश्वास ना हो तो अपनी माँ से पूछ लो। मैंने घर भी छोड़ दिया। तन्वी को धरा बहुत देर से नजर नहीं आई तो वो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उन दोनों को वहां झगड़ते देखकर वो उनके पास आकर धरा उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। अभिनव ने धरा के सामने आते हुए कहा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। तन्वी ने धरा को रोका और कहा, एक बार उसे अपनी बात कहने का मौका दो। अभिनव, धरा तुम्हें पता है कि मैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था। वहां मेरा फोन खराब हो जाने की वजह से मैं कुछ वक्त तुमसे बात नहीं कर पाया और फिर तुम्हारा नंबर बंद आने लगा। मैंने माँ से तुमसे बात कराने के लिए जब भी कहता वो हमेशा कहती कि तुम्हारा फोन चोरी हो गया और तुम अपनी माँ के घर पर गई हो। कई बार जब यही हुआ तो मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। माँ मुझसे बहुत वक्त तक यही कहा करती कि तुम घर छोड़कर चली गई हो। तुम्हारे घर गया तो वहां पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तब मैं यहाँ आया। धरा को अभिनव की बातों पर यकीन हो गया क्योंकि उसकी नजरों में उसने सच्चाई देखी। उस बच्ची को उस वक्त वो अपने साथ ले गए। तन्वी की सगाई के दिन उसकी तरफ से देविका, ऋषभ, कावेरी, धरा, अभिनव आए। हल्के गुलाबी रंग के जोड़े के साथ गहरे गुलाबी बनारसी दुपट्टे में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अपने बेटे को आज इतना खुश देखकर अनामिका की आंखें भर आई थीं। सगाई के बाद सब लोग खाना खाने बैठे। सेबेन ने तन्वी का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ा तो खाना उसके गले में अटक गया। वो सेबेन से हाथ छुड़ाने लगी तो सेबेन उसके पास आकर बोला, अब तो तुम ऑफिशियली मेरी हो, अब यह हाथ नहीं छूटेगा। तन्वी ने उसकी शरारत समझकर उसके हाथ को और कस के पकड़कर उसके कान के पास आकर कहा, मत छोड़िए, वैसे भी मुझसे कोई पूछेगा तो कह दूंगी आज से आप लेफ्टी हो गए हैं, और हंस पड़ी। सगाई के बाद अगले दिन तन्वी सेबेन, कावेरी और ऋषभ के साथ कहीं घूमने गए। रास्ते में धरा के कहने पर चाट और बतासे खाने वो सब एक जगह रुके। सेबेन को चाट ज्यादा पसंद नहीं थी तो उसने नहीं ली। तन्वी ने खूब चटपटी तीखी चाट बनवाई और वहां बहुत भीड़ होने की वजह से वो वहां से बाहर आ गए। सेबेन ने देखा पास में ही थोड़ी शांत और खाली जगह थी जहां तन्वी आराम से बैठकर खा सकती थी और वो उससे बातें कर सकता था। वो दोनों वहीं चले गए। तन्वी एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई और सेबेन उसी के पास खड़ा हो गया। बातें करते करते तन्वी ने सेबेन की तरफ एक चम्मच बढ़ाया। सेबेन ने पहले मना किया पर तन्वी ने मासूमियत से कहा, प्लीज ना, सिर्फ एक हमारे लिए। तो सेबेन ने खा लिया पर मुंह में रखते ही उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने आह पानी, तन्वी प्लीज पानी दो, पानी। इससे ज्यादा वो कुछ बोल नहीं पाया। तड़पते हुए वो बस पानी मांगते हुए बोल पाया, मैं तीखा बिल्कुल भी नहीं खाता, ये बहुत तीखा है। तन्वी ने आसपास देखा पर वहां कोई भी दुकान नहीं थी, न ही उस जगह पानी था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो सेबेन के पास आई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। सेबेन को ये सब इतना अचानक होने की वजह से कुछ पल कुछ समझ ही नहीं आया। तन्वी उससे अलग हटी और शर्म से नीचे देखने लगी। उसने नजरें उठाई तो देखा सेबेन उससे भी ज्यादा शर्मा रहा था। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि चलते चलते उसने एक बार भी तन्वी को नहीं देखा। उसकी ये हालत देखकर तन्वी को मन ही मन हंसी भी आ रही थी। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। निधि ने गुलाबी जोड़े में सजी तन्वी को लाकर सेबेन के बगल में बैठाया। एक दूसरे का हाथ थामकर उन्होंने अग्नि के फेरे लिए और कभी न टूटने वाले वादे किए। सेबेन ने तन्वी की मांग में सिंदूर भरा तो उसने आंखें बंद कर लीं। आंखें खोलीं तो उनमें नमी आ गई थी। मंगलसूत्र के धागों में पिरोए गए कई बादों के मोती सेबेन ने तन्वी के गले में पहनाए। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी के ये कहते ही सेबेन, तन्वी और उनकी कहानी जानने वाले हर इंसान के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। शादी के बाद तन्वी और सेबेन भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उनके सामने खड़े थे। सेबेन ने सामने रखी मूर्ति के पैर छुए। तन्वी ने हाथ जोड़े, आंखें बंद करके मन ही मन कुछ कहकर वो आंखें खोली और सेबेन के पास आई और उसके पैर छूकर बोली, हमारे लिए तो आप ही हमारे भगवान हैं। उन्होंने जो जिंदगी दी थी वो तो कब की खत्म हो गई थी। आपने हमें नई जिंदगी भी दी और उसे जीना भी सिखाया, इसलिए आपका ओहदा हमारी नजरों में भगवान से भी बढ़कर है। सेबेन ने उसे उठाते हुए कहा, मेरे खत के एक एक अल्फाज में तुम, मेरे गीत के हर एक साज में तुम, सच्चे दिल से मांगी मुराद हो तुम।
हो इतनी जरूरी कि हो हर एक बात में तुम्हारा न मेरा, अब ये रिश्ता हमारा है। जो कुछ भी था मेरा अब से तुम्हारा है। जैसे बिन राधा के हैं कान्हा अधूरे, जैसे बिन गौरी के शिव न हुए कभी पूरे, ऐसा ही ये बंधन हमारा रहेगा। हक मेरे प्यार पे बस तुम्हारा रहेगा। मुद्दतों बाद मेरा चेहरा यूं खिला है, साथ चलने को साथी साथ तुम्हारा जो मिला है। मेरी हर खुशी में है अब तेरा भी हिस्सा, निभा लेंगे हम ये बराबर का रिश्ता। ना खुशी मेरी ज्यादा ना कम तेरे गम हैं, ना तू है ना मैं हूँ, इस रिश्ते में हम हैं। मुझे भगवान मत बनाओ तन्वी, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता तन्वी। प्यार अपने साथ बराबरी लाता है, और मैं जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पीछे चल सकता हूँ, पर तुम्हारे आगे चलकर मैं हमारे इस सफर की खूबसूरती खराब नहीं करना चाहता। उसकी बातें सुनकर तन्वी की आंखें भर आईं और उसने कहा, एक बात पूछे सिबेन? सिबेन ने कहा, हाँ। तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हमें आप मिल गए? उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंस दिए तो वो झेप गई। पर सिबेन ने धीरे से उसके कान में कहा, उस दिन बताऊंगा जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि कैसे मुझे तुम मिल गईं। तन्वी उसकी बात सुनकर हंस दी। रात को सिबेन अपने और तन्वी के कमरे में आया, जिसे निधि और मनु ने बेहद खूबसूरती से सजाया था। तन्वी ने देखा उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उसने प्लेट रखकर दरवाजा बंद किया और फिर प्लेट लेकर तन्वी के पास आया। तन्वी ने प्लेट को देखकर बोला, ये खाना। सिबेन ने उसे अपने और तन्वी के बीच रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। मैंने तो नीचे खा लिया था, पर मैंने देखा था तुम सबके बीच 3-4 कौर से ज्यादा नहीं खा पाई थी, इसलिए अब आराम से खा लो। एक तो सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया होगा, और इतने भारी कपड़े और गहने पहन कर रखे हैं। तुम खाना खाओ पहले और फिर चेंज कर लो। तन्वी को वाकई बहुत भूख लगी थी, साथ ही वो थक भी बहुत गई थी। वो खाना खाने लगी तो सिबेन बेड पर ही उसके पीछे आया और एक एक करके उसके बालों से क्लिप निकालकर उन्हें खोलकर धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा। क्लिप्स की वजह से तन्वी के सर में जो दर्द था वो धीरे धीरे गायब हो गया। उसने बोला, एक बात पूछें सिबेन, कैसे तुम्हें मैं मिल गया के अलावा कोई भी बात पूछ लो। तन्वी ने हंसी रोकते हुए कहा, आपको हमारे मन की बात बिना कहे कैसे पता चल जाती है सिबेन? क्योंकि मुझे तुम्हारी बात समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। याद है पहले तुम मुझसे बात ही नहीं करती थी, तब भी मुझे समझ आ जाता था तुम क्या चाहती हो, क्योंकि तुम्हें समझने के लिए मेरे लिए तुम्हारी खामोशी ही काफी है। तन्वी ने धीरे से उसके सर पर सर टिकाकर उसे देखा तो वो बोला, खाना खा लो मैडम, सबसे छुपा कर लाया हूँ। और फिर उसके सर को सहलाने लगा। खाना खाने के बाद तन्वी ने चेंज किया और सिबेन की दी हुई टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर वो बाहर आ गई तो सिबेन अपनी अलमारी से कुछ निकालकर उसके पास लाया। तन्वी ने कहा, ये क्या है? सिबेन ने बोला, तुम्हारा गिफ्ट, माँ ने कहा था आज कुछ दिया जाता है गिफ्ट में। तन्वी ने उसे खोला तो उसमें एक लाल रंग की हरे बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वाह, कितनी सुंदर है! आपने हमें बनारस की सबसे खूबसूरत चीज गिफ्ट की है। सिबेन ने कहा, ये गिफ्ट नहीं है तन्वी। तो सिबेन, ये तो तुम्हें तब पहनना है जब तुम्हें मैं गिफ्ट दूंगा। तन्वी, वैसे हमें भी आपको कुछ देना है। एक मिनट। वो गई और अपने सूटकेस में से एक फाइल निकालकर उसे दी। सिबेन ने उसे पढ़कर हैरानी से कहा, तन्वी ये। तन्वी, प्लीज मना मत करिएगा, आपको हमारी कसम है, हम ये आपको सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम आपसे अपनी हर चीज बांटना चाहते, बल्कि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ही इसके असली हकदार हैं, और आपसे बेहतर इस हॉस्पिटल को और कोई नहीं संभाल सकता। हम तो बिल्कुल नहीं सिबेन, पर तन्वी ये डॉक्टर जैन ने तुम्हारे नाम किया था। तन्वी ने कहा, हमारा नाम अब आपके नाम से अलग नहीं है सिबेन, हमारा नाम अब आपके नाम में ही है, तन्वी सिबेन मिश्रा। इसलिए आप ये मत सोचिए, बस हमारे लिए इसे रख लीजिए। मन ही मन वो बोली। सिबेन, जैसे कोई भक्त अपने भगवान पर उसके पास जो होता वो चढ़ाता है, वैसे ही इसे हमने आपको सौंपा है। सिबेन बेड पर लेटा और तन्वी उसके हाथ पर सर रखकर लेट गई। कुछ वक्त तक बातें करने के बाद तन्वी सो गई और सिबेन भी उसे देखते हुए सो गया। अगले दिन तन्वी की आंखों पर पट्टी बंधी थी और सिबेन उसे कहीं ले जा रहा था। तन्वी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं हम? सिबेन, बस 2 मिनट,
कुछ देर में सिबेन ने उसे कहीं बैठाया और उसकी पट्टी खोल दी। उसने आसपास देखा तो हैरान रह गई। ये उसका पुराना केबिन और ऑफिस था जहां वो काम करती थी। सामने बेंच पर उसके नेम प्लेट जिस पर लिखा था चीफ एडिटर तन्वी सिबेन मिश्रा, और ऑफिस के कई लोग उसे वेलकम करने के लिए खड़े थे। उनके जाने के बाद तन्वी ने सिबेन से पूछा तो वो बोला, अब सब ठीक है तन्वी, तो तुम्हें तुम्हारी पहचान भी तो वापस मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तन्वी सिबेन मिश्रा ही तुम्हारी पहचान बन जाए, बल्कि इसके पहले लिखा ये चीफ एडिटर और आने वाली कई किताबों में तुम्हारे नाम से लोग तुम्हें जाने, ये चाहता हूँ मैं। तन्वी ने उसे अपनी चेयर पर बैठाया तो सिबेन ने कहा, ये क्या कर रही हो? तो वो बोली, लोग जब किसी नई जगह पर कोई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान को वहां बैठाते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। सिबेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधरोगी नहीं ना तुम? तन्वी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सारी जिंदगी ऐसे ही झेलना है अब, और हमारे साथ हमारा एक सवाल भी। सिबेन, कौन सा सवाल? तन्वी, यही, कैसे मुझे तुम मिल गए? सॉरी सॉरी आप। सिबेन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमारी कहानी लिखने वाले ने हमें एक दूसरे के लिए ही लिखा था। 4 साल बाद सिबेन और तन्वी के घर में आज बहुत चहल पहल थी। लोग आ जा रहे थे। पूरा घर गुब्बारों और बत्तियों से सजा हुआ था। अनूप एक नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए खिला रहे थे। शाम हो रही थी और लोगों का आना बढ़ गया था। निधि आज सुबह ही आ चुकी थी। अनामिका ने उससे कहा, अरे दामाद जी कब आएंगे? निधि, माँ आ रहे हैं बस, वो हमने गिफ्ट का ऑर्डर दिया था उसे लेने ही गए हैं बस, वहां से सीधा यहीं आएंगे। दरवाजे से आती हुई कावेरी और ऋषभ को देखकर निधि उनके पास गई और कावेरी के गले लगते हुए बोली, हाय, बहुत दिनों बाद मिली, कैसी हो? कावेरी, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? और फैमिली में सब कैसे हैं? निधि, सब अच्छे हैं। कावेरी, और ये दोनों कहाँ हैं? निधि, भाभी ऊपर हैं, तैयार हो रही। भैया अभी तो यहीं थे, अब पता नहीं दिख नहीं रहे। ऋषभ, और आज की स्टार कहाँ हैं? निधि, वो अपने दादू के पास हैं। ऋषभ और कावेरी अनूप की तरफ बढ़ गए। कुछ देर में सिबेन तन्वी के कमरे में आया। तन्वी ने आज सिबेन की दी वही लाल रंग की हरे बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहन रखी थी, बालों का जूड़ा बनाया था और हल्के से श्रृंगार के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिबेन, यार प्लीज कोई कपड़े निकाल दो जल्दी से, मुझे लास्ट मोमेंट पर कुछ समझ नहीं आता क्या पहनूं। तन्वी ने अपनी अलमारी से उसे डार्क ग्रीन कलर की शर्ट और एक जीन्स निकाल कर देते हुए कहा, हमें पता था आपने कुछ नहीं लिया होगा अपने लिए, इसलिए हम हमेशा आपके लिए एक जोड़ी कपड़े मंगा कर अपने पास रख लेते हैं। ये लीजिए, अब जल्दी से रेडी हो जाइए। सिबेन वहीं शर्ट बदलने लगा। तन्वी ने उसे बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहा, यहाँ नहीं, वहाँ चेंज करिए जाकर। सिबेन जल्दी से कपड़े बदल कर आ गया। तन्वी उसके बाल सेट कर ही रही थी तो सिबेन ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। तन्वी ने बाल बनाते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं, जल्दी करिए, सब आ गए हैं, आज हमारी बेटी का पहला जन्मदिन है, आज बस उसका दिन है ना? सिबेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज सुबह से मुंह का स्वाद बहुत खराब है यार, कुछ मीठा खिला दो। तन्वी ने खुद को से छुड़ाकर टेबल पर रखा पानी उसे दिया और कहा, तब पानी नहीं था आसपास, आज ये पी लीजिए, बाकी मीठा नीचे खा लीजिएगा। सिबेन ने नाराज होते हुए कहा, क्या यार, जब से सिबी हुई है तुम तो ध्यान ही नहीं देती मुझ पर। तन्वी उसके पास आई और उसके माथे पर चूमकर बोली, आप हर वक्त हमारे ध्यान में रहते हैं, अब चलिए नीचे। सिबेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों नीचे आए तो सबके साथ ही धरा अभिनव और एक 5-6 साल की बच्ची भी खड़ी थी। वो दौड़ते हुए तन्वी के पास आई और उसे अपने पास झुकने को बोली। वो झुकी तो उस बच्ची ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मा ने सही कहा था, आप तो बहुत स्वीट हो मासी। तन्वी ने मुस्कुराकर उसे गोद में ले लिया और कहा, आपका नाम क्या है? तन्वी। उस बच्ची ने मासूमियत से कहा, अरे ये तो हमारा नाम है। तन्वी ने कहा। बच्ची ने कहा, ये मेरा भी नेम है। तन्वी ने धरा को देखा तो वो उसके पास आकर छोटी तन्वी को गोद में लेते हुए बोली, जब हॉस्पिटल में तुमसे मिली थी तभी सोच लिया था कि अपनी बच्ची का नाम तुम्हारे नाम पर ही रखूंगी। तन्वी ने मुस्कुराते हुए छोटी तन्वी को एक किस किया और गोद से उतार दिया। कावेरी के गले लगते हुए बोली, सॉरी दी सॉरी ऋषभ सर, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे, तब सिबी की वजह से हमें आना जाना अलाउड नहीं था। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतनी प्यारी गुड़िया की मौसी बनाने के लिए तुम्हें माफ कर देते हैं।
तन्वी और सिबेन ने सिबी को गोद में लेकर उससे केक कटवाया। पार्टी के बाद तन्वी सिबेन के कंधे पर सर रखकर बैठी थी। सिबेन ने सिबी को गोद में ले रखा था। सिबेन, बहुत थक गई क्या? तन्वी, सिबेन, तो फिर? तन्वी, आपके कंधे पर हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, इसलिए इस पर सर रखकर बस इस पल को अपनी आंखों में भर रहे हैं। जानते हैं, आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। सिबेन, क्यों? तन्वी ने एक बार उसे फिर अपनी बेटी को देखा। उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोली, क्योंकि आज सिबेन और तन्वी की अलग अलग कहानियां सिबी पर आकर पूरी हो गईं। सिबेन ने उसके माथे पर चूमा और कहा, हमारी कहानी पूरी तो बहुत पहले ही हो गई थी, पर सिबी के होने से आज मुकम्मल भी हो गई है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।